हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं मुकेश जांगीड़ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स टेक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 12वीं क्लास का मैथ्स का पेपर 2016 का, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं आज। आपको बताएंगे प्रत्येक क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन बिल्कुल ही ईजी मेथड में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, 2016 का जो पेपर था हमारे पास राजस्थान बोर्ड का, उसमें देखिए जो आपके पास पहला जो क्वेश्चन था वो आपको मिला था इसमें tan इनवर्स 3 और प्लस यहाँ पर आपको दिया गया था कोट इनवर्स x और इक्वल्स टू आपको दिया गया था π/2। तो आपसे इसमें पूछा गया था कि बताइए कि इसमें x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए इसमें कि हमारे पास तीन सर्च में क्या होती हैं, तीन आपकी आइडेंटिटीज होती हैं जो आपके इस सेकंड चैप्टर में है। उसमें से देखिए हमारे पास जो एक आइडेंटिटीज होती है वो क्या होती है कि tan इनवर्स x और प्लस कोट इनवर्स x। इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, π/2 के बराबर होती है। तो देखिए, जैसे मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दिया और मैंने इसको इक्वेशन सेकंड नाम दिया। तो देखिए, जब दोनों की आप तुलना करते हैं आपस में, tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर क्या है, π/2, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर क्या है, π/2। तो देखिए, तुलना करने पर देखिए यहाँ पर जो इसका एंगल है वो कितना, इसमें 3 है। तो मतलब यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा x बराबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको जो मिला था इसमें वो था आपको इसमें कि चैप्टर नंबर 3 से आपके पास था एक क्वेश्चन कि a बराबर आपको उसमें दिया गया aij और 2 गुणा 2 कोटि के एक आपको अवयव की रचना करनी थी इसमें, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके पास aij जो मतलब किस क्रम में था हमारे पास, ये इसका आपको मान इसमें दिया गया था कि सारणी के अंदर -5i और +2j। इसके अकॉर्डिंग मतलब इसको हमारे पास इसको लेकर आपको 2 गुणा 2 कोटि की अवयव की रचना करनी थी। तो देखिए, 2 गुणा 2 कोटि का देखिए जो हमारे पास अवयव होता है उसका मानक रूप क्या होता है, a11, a12, a21 और a22। इसकी देखिए हम रचना करते हैं। तो यहाँ पर हमें देखिए इसमें 4 अवयव आपको फाइंड आउट करने हैं इसमें। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, आई और जे की वैल्यू 1 1 रखते हैं। तो जब आप a11 फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पर आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू इसमें कितनी 1 है। तो 5 1 5, तो माइनस के अंदर 5 और +2 1 2। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, -3 माइनस, तो मापांक के अंदर -3 की वैल्यू इसमें कितनी हो जाएगी, 3, a12। अब a12 फाइंड आउट करेंगे इसमें। तो देखिए a12 का मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पर आई की वैल्यू तो 1 है और जे की वैल्यू इसमें कितने हैं, 2 है। तो देखिए जब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं हम, तो -5 1 5 और प्लस जे की वैल्यू इसमें 2 है, तो 2 2 4। तो यहाँ पर कितना बचेगा, -1, और -1 का मापांक क्या होता है हमारे पास, 1। इसी प्रकार a21 फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू इसमें कितनी है, 1। तो 5 2 10, तो ये हो जाएगा -10 प्लस जे की वैल्यू कितनी, 1 है, तो 2 1 2। तो देखिए ये -8 का मापांक क्या होता है, +8, a22। आई की वैल्यू भी 2 और जे की वैल्यू इसमें कितनी है, 2 है। तो 5 2 10, तो ये -10 प्लस जे की वैल्यू 2, 2 2 4। तो देखिए ये कितना मिल जाएगा आपको, 6। देखिए हमने चारों और इसके अवयव फाइंड आउट कर लिए हैं। अब ये चारों को आप इसमें पुट कर दो। तो देखिए हमारे पास जो ये अवयव ए है वो क्या मिल जाएगा आपको, इसमें a11 की देखिए वैल्यू इसमें कितनी है, 3 है, तो 3। a12 की वैल्यू कितनी है, 1, और a21 की वैल्यू इसमें कितनी है, 8, और a22 की वैल्यू इसमें कितनी है हमारे पास, 6 है। तो देखिए हमारे पास ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब देखिए जब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास इसमें क्या था कि आपको इसमें ये भी आपको थर्ड चैप्टर से था कि मैट्रिक्स के अंदर x-3 और इसका जो आपको मल्टीप्लाई करना है हमारे पास 2x और 6 के साथ, और बराबर आपको उसमें दिया गया 0। तो आपको इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो देखिए ये जो हमारे पास अवयव है इसी कोटि इसमें कितनी है, 1 × 1 है, और इसकी कोटि देखिए इसमें कितने हमारे पास, इसमें ये आपके पास इसमें 2 पंक्तियाँ हैं और 2 × 1 है। तो देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपको जो अवयव मिलेगा वो किस कोटि का मिलेगा, 1 × 1 का मिलेगा। इसका देखिए नियम क्या होता है हमारे पास कि जैसे हमारे पास ये एक अवयव है और इसकी कोटि कितनी हो, m × n हो, और एक हमारे पास अवयव हो b, इसकी कोटि जिसमें हमारे पास क्या हो, n × p हो। तो जब भी हम क्या करेंगे, यदि इनको आपस में गुणा करेंगे तो इनको आपस में गुणा करने पर क्या मिलेगा आपको, इसकी जो कोटि मिलती है आपको वो m × p मिलती है। कोटि क्या मिलेगी आपको इसकी, m × p। तो देखिए सॉरी, ये मतलब हम हमारे पास क्या है, x और -3, तो उसका मतलब इसी कोटि की इसमें 1 × 2, तो मतलब इसे 2 अवयव है इसके। तो एक तो इसका अवयव x है और एक इसके हमारे पास ये -3 है। तो इसी कोटि 1 × 2 और इसी कोटि कितने, 2 × 2। तो देखिए दो हमारे पास जो सारणी मतलब दो आपके पास जो अवयव होते हैं उनका गुणा केवल तभी संभव होता है जब पहले के स्तंभों की संख्या और दूसरे के पंक्तियों की संख्या कैसे हमारे पास बराबर हो। तो देखिए यहाँ पर n और यहाँ पर भी हमारे पास क्या, इसमें n है। तो देखिए इसमें 2
एक ही पंक्ति इसमें 2 स्तंभ हैं, तो इसमें स्तंभ 2 हैं और इसमें कितनी पंक्ति हमारे पास 2 पंक्तियाँ इसमें, ठीक है। तो इसका पूर्ण स्तंभ हमारे पास, तो देखिए जब इसको हम गुणा करेंगे तो देखिए ये कितना मिल जाएगा आपको, 2x इंटू एक्स कितना हो जाएगा 2x², और ये आपको माइनस के 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा -18, और इक्वल्स टू क्या देगा आपको, उसमें 0 दिया गया। तो देखिए जब इसको इक्वल करेंगे तो 2x² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 18, तो यहाँ से x² बराबर क्या मिल जाएगा 9, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी +-3। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर कि x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको +-3 मिलेगी। अब देखिए अगला जो आपके पास देखिए जो क्वेश्चन था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, वो आपको देगा समाकलन से कि समाकलन करना आपको tan x और अपॉन आपको दिया गया इसमें cot x, tan x अपॉन cot x का वो करना था इसमें समाकलन। तो देखिए tan अपॉन कोट आपको दिया गया इसमें, तो इसको देखिए हम क्या ले सकते हैं, जब इसको लिखेंगे हम साइन को उसमें इसको चेंज करेंगे हम, तो देखिए साइन या इसको आप ऊपर ले सकते हो कोट को, तो देखिए 1/cot x कितना मिलता है आपको tan x मिलता है, इसको हम ये ले सकते हैं 1/cot x बराबर क्या मिल जाएगा वो tan x, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ समाकलन के अंदर tan² x, और ये मेरे पास dx, क्योंकि ये कोट ऊपर जाकर हमने tan बन जाएगा tan² x। तो देखिए tan² x का समाकलन सीधा नहीं कर सकते हम, क्योंकि इसको अवकलन का इसको समाकलन करने के लिए आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। तो जो हमारे पास सेकंड आइडेंटिटी होती है आपकी त्रिकोणमिति वाली, उससे हम क्या लिख सकते हैं इसको sec² x - 1, तो इसको हम क्या लिख देंगे sec² x - 1, इसको हम लिख सकते हैं। sec² x का समाकलन हमारे पास क्या होता है tan x होता है, इसका समाकलन क्या होता है tan x, माइनस एक का समाकलन क्या हो जाएगा x, और प्लस क्या लगा देगा इसमें c कांस्टेंट। देखिए tan x अपन cot x था, तो कोट को मैं ले गया ऊपर, तो ये आपको मिल जाएगा tan x दोबारा, तो tan × tan कितना हो जाएगा tan² x हो जाएगा। tan² x का समाकलन सीधा कभी नहीं होता है, इसको आपको चेंज करना पड़ता है। देखिए मैं आपको यहाँ पर कुछ बातें बताता हूँ, sin² x, cos² x, tan² x और cot² x, cot² x, इन चारों ही फलनों का समाकलन आप सीधा नहीं कर सकते, इनको आपको चेंज करना पड़ेगा दूसरे के अंदर। तो sin² x और cos² x हमारे पास देखिए जो हम इनको चेंज करते हैं, हमारे पास जो cos² x के जो फॉर्मूले होते हैं उनसे इसको हम चेंज करते हैं, ठीक है, और फिर इनसे इसकी वैल्यू निकाल कर हम उसका समाकलन करते हैं, इनका समाकलन कभी नहीं होता। इसी प्रकार tan² x और जो cot² x यदि आपको बोले कि इनका समाकलन करो, तो इनका समाकलन आप सीधा नहीं कर सकते, इनको पहले आपको चेंज करना पड़ेगा दोनों का आपस में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम जो tan² x हमारे पास है उसको मैंने क्या लिखा है sec² x - 1, अब हम इसका समाकलन करेंगे तो जो इसका समाकलन होगा वो आपका tan² x समाकलन के बराबर ही होगा इसमें, ठीक है। तो sec² x का समाकलन देखिए इसमें कितना होता है tan x होता है, और 1 का समाकलन क्या हो जाएगा x, और प्लस क्या मिल जाएगा आपको उसमें c कांस्टेंट। तो इसका देखिए हमारे पास आंसर ये वाला है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है इसमें कि dy/dx और माइनस कितना हमारे पास y/x और इक्वल टू हमारे पास क्या है 0। ये देखिए हम आपके पास जो क्वेश्चन आपका है वो अवकल समीकरण का है, ठीक है। तो देखिए इस में आपसे पूछा गया कि इसका व्यापक हल क्या होगा, तो व्यापक हल करने के देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको dy/dx इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं उसको y/x, x और y के देखिए जो हमारे पास कांस्टेंट है उसको हम क्या करेंगे अलग करेंगे इसमें, तो x वाले पद इसमें अलग करेंगे और y वाले पद इसमें क्या करेंगे अलग करेंगे। तो देखिए dy अपॉन में क्या आ जाएगा इसके y इक्वल्स टू dx चला जाएगा ऊपर, तो dx और अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास x। तो देखिए इसमें हमारे पास काम आ रही है चर पृथक्करण विधि को हम क्या ले रहे हैं इसमें काम में ले रहे हैं, क्योंकि x के और y के पद दोनों को हम अलग अलग कर रहे हैं इसमें, ठीक है। अब दोनों पक्षों का जब हम समाकलन करेंगे यहाँ पर, तो इसका समाकलन अलग से हो जाएगा और इसका समाकलन क्या हो जाएगा अलग से हो जाएगा। तो देखिए 1/y का समाकलन क्या हो जाएगा log y, और बराबर 1/x का समाकलन हमारे पास क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, और प्लस में क्या लगा देंगे हम कांस्टेंट c। तो देखिए कांस्टेंट आप दोनों में से किसी भी एक साइड आप लगा सकते हो, तो देखिए वैसे आप लगाने को तो आप c भी लगा सकते हो कांस्टेंट, लेकिन देखिए जब हमारे पास क्या हो कि दोनों के दोनों पद आपके log के अंदर हो, तो कांस्टेंट को हम क्या मान लेते हैं log c मान लेते हैं, ताकि अभी कैलकुलेशन आपकी ईजी हो जाए। तो x और y के हमारे पास ये log y था और ये हमारे पास क्या log x है, दोनों के दोनों पद किसके हमारे पास देखिए log के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास कांस्टेंट होगा उसको मैंने क्या मान लिया log c मान लिया। अब ये देखिए हमारे पास क्या log y और बराबर log m प्लस log n की वैल्यू कितनी होती है log m गुणा n, तो इसको हम क्या ले सकते हैं log x गुणा c, log से log कट जाएगा, तो देखिए यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिल जाएगा आपको x गुणा c, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इस अवकल समीकरण का हल हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 देखिए हमारे पास क्या है कि ये आपका सदिश से है, ए वेक्टर की देखिए वैल्यू आपको उसमें दी गई है 2i माइनस का j और प्लस कितना इसमें 5k है, और बी वेक्टर के देखिए इसमें जो वैल्यू आपको उसमें दी गई है वो है 4i माइनस का 2j और प्लस का लैम्डा k। और आपको उसमें बोल रहा है कि जो हमारे पास ए वेक्टर है वो क्या लैम्डा आपका बी वेक्टर क्या समांतर है, तो यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू पूछी गई है। ए वेक्टर है वो आपके पास दिया गया आपको कि वो दोनों आपस में कैसे समांतर, ए और बी दोनों पैरेलल है,
ठीक है। तो बताइए कि यहाँ से आपके पास लैम्डा की वैल्यू इसमें क्या होगी। तो देखिए जब भी हमारे पास क्या होते हैं कि दो सदिश समांतर हों, जब भी क्या हो दो सदिश समांतर हों तो उनके जो घटक होते हैं आई कैप और जे कैप और के कैप के, उनका औसत मतलब जो उनका अनुपात होता है वो उसके साथ बराबर होता है। मतलब इनके जो अनुपात होंगे एक्स आई कैप के, जे कैप के और के कैप के, वो उनका अनुपात कैसा होगा से बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ उसको कि यहाँ पर देखिए जो हमारे पास आई कैप का जो घटक है वो इसमें कितना 2 है, अपॉन आई कैप का घटक इसमें 4, इसका रेशियो इक्वल्स टू जे कैप का इसमें -1 अपॉन क्या -2 इसका रेशियो, और के कैप का घटक इसमें 5 और अपॉन में इसका रेशियो हमारे पास कितना है लैम्डा। तो इनका तीनों का रेशियो इसमें क्या होगा बराबर होगा। तो देखिए ये हमारे पास क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है, माइनस से माइनस कटेगा तो आपको मिल गया ये 1/2 इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 5/λ। तो देखिए इसका रेशियो देखो आपको इसमें लैम्डा का मतलब यहाँ से यदि मैं लैम्डा की वैल्यू से पुट कर दूँ 10, तो यदि मैं यहाँ पर लैम्डा बराबर 10 करता हूँ तो देखो आपको पता है कि 5/10, तो इसका रेशियो भी कितना मिल जाएगा आपको 1/2। तो मतलब यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 10, क्योंकि इनका रेशियो क्या होना चाहिए मेरे पास समान होना चाहिए। ठीक है, तो इसका रेशियो भी 1/2 कब होगा आपका जब यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाए इसमें 10 हो जाएगी। तो और यदि देखिए आपको यदि क्वेश्चन में आपको ये बोलता कि ए वेक्टर है और बी वेक्टर वो दोनों कैसे हैं लंबवत हैं, तो फिर आप इसमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करते, तो देखिए उसकी हमारे पास फिर कंडीशन आपकी अलग होती और इसमें फिर आपके पास लैम्डा की वैल्यू इसमें क्या होती अलग होती। लेकिन यहाँ पर आपको उसमें पूछा गया है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पैरेलल हैं, तो बताइए लैम्डा की वैल्यू। तो समांतर के लिए शर्त हमारे पास ये होती है कि दोनों के जो घटक होंगे वो कैसे होंगे आपस में समानुपाती होंगे। ठीक है, और लंबवत की शर्त हमारे पास क्या होती है कि जब भी हमारे पास दो सदिश लंबवत हों तो उनका डॉट हमेशा क्या होता है 0 होता है। फिर इस कंडीशन को काम में लेकर हम यहाँ से लैम्डा की वैल्यू इसमें फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए हमारे पास इसमें अगला आपके पास जो क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है उसमें देखिए पूछा गया आपसे कि एक सरल रेखा आपको उसमें दी गई है, उसका समीकरण आपको उसमें क्या देगा x/4 इक्वल्स टू y/7 और इक्वल्स टू हमारे पास क्या z/4। आपसे इसमें पूछ रहा है कि ये जो आपके पास रेखा है उसके आप दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको उसमें दिक् कोसाइन। तो देखिए आपको पता होगा इसमें कि हमारे पास जो सरल रेखा होती है उसका कार्तीय रूप में समीकरण क्या होता है x माइनस x1/a इक्वल्स टू y माइनस के y1/b और इक्वल्स टू z माइनस के z1/c। यहाँ पर देखिए जो ए बी सी होते हैं वो क्या होते हैं रेखा के दिक् अनुपात होते हैं। क्या होते हैं रेखा के दिक् अनुपात। तो देखिए इस कंडीशन में हमारे पास देखिए जो रेखा है उसका दिक् अनुपात देखिए क्या है 4, 7 और 4। तो यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू इसमें कितने 4 है, बी की वैल्यू इसमें कितने 7 है और सी की वैल्यू इसमें कितने 4 है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए इसमें कि दिक् अनुपात आपको दिए गए हैं तो वहाँ सीधे आपको निकालने हो दिक् कोसाइन। तो देखिए एल बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है a/√* के अंदर a² + b² + c²। तो देखिए ए की वैल्यू इसमें कितने हमारे पास 4 अपॉन में अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 का स्क्वायर गुण 50 और प्लस सी मतलब हमारे पास क्या इसमें 16 सॉरी 4, तो 4 का स्क्वायर इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास इसमें वही दोबारा 16। तो देखिए 4/√* के अंदर देखिए जब इसको हम ऐड करेंगे तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको रूट के अंदर 81 का रूट कितना बस 9, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा वो 4/9। तो एल की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 4/9। इसी प्रकार एम की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको ये आपको हो जाएगा b/√* के अंदर a² + b² + c²। तो इसकी वैल्यू दोबारा आपको √81 मिल जाएगी, तो ये आपको मिल जाएगा 7/9। और इसी प्रकार n बराबर क्या मिल जाएगा आपको 4/9। तो देखिए ये तीनों आपको क्या मिल जाएंगे इसके दिक् कोसाइन मिल जाएंगे। तो एल की वैल्यू हमारे पास क्या है इसमें 4/9, एम की वैल्यू क्या है 7/9 और एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर इसमें कितनी है 4/9 है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। ये भी देखा आपको सदिश सही है कि दो समतल आपको दिए गए हैं और उन दोनों समतलों के बीच का आपको इसमें कोण ज्ञात करना है। तो देखिए जो पहला हमारे पास देखिए जो समतल है आर वेक्टर, उसका समीकरण देखा आपको इसमें क्या दिया गया है समतल का समीकरण मेरे पास आर वेक्टर। देखिए समतल का समीकरण किस रूप में होता है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर क्या होता है डी के रूप में होता है। आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर बराबर क्या होता है हमारे पास डी के रूप में इस समतल का समीकरण होता है। तो देखो जो हमारे पास पहला समतल को समीकरण आपको उसमें दिया गया वो आपको दिया गया इसमें आर वेक्टर डॉट आई कैप माइनस का जे कैप और प्लस इसमें क्या है के कैप है और बराबर आपको दिया गया इसमें 5। ये हमारे पास समतल नंबर 1 का समीकरण है। इसी प्रकार समतल नंबर 2 का समीकरण देखिए आपको उसमें दिया गया आर वेक्टर डॉट 2 आई कैप प्लस का जे कैप और माइनस का के कैप और बराबर इसमें क्या है 7। समीकरण नंबर 2 है। इन दोनों ही समतलों को समीकरण को देखो सरल करके और यहाँ से किसकी वैल्यू पूछी आपसे कि हम आपके पास जो दोनों समतल है उनके बीच का कोण कितना है। तो देखिए हमने माना कि यहाँ पर जो दोनों समतल है उसके बीच कोण कितना हमारे पास थीटा है। तो दो समतलों के बीच कोण ज्ञात करने के फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कोस थीटा इक्वस टू n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर और अपॉन में क्या होता है हमारे पास मापांक n1 वेक्टर और मापांक n2 वेक्टर।
इस फॉर्मूले से देखिए हम किसी भी दो समतलों के बीच का कोण फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए n1 का मतलब क्या होता है कि समतल जो हमारे पास पहला होता है उसका अभिलंब सदिश। तो देखिए यहाँ पर n1 की वैल्यू इसमें कितने आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, जो आपके पास समतल पहला है उसका अभिलंब सदिश इसमें कितना हमारे पास आई कैप माइनस का जे कैप प्लस का के कैप। और n2 वेक्टर का मतलब क्या है कि जो आपके पास समतल नंबर सेकंड है उसके अभिलंब का सदिश। तो अभिलंब सदिश क्या है हमारे पास दो आई कैप प्लस का जे कैप और माइनस का के कैप। तो देखिए ये दोनों ही वैल्यू इस फॉर्मूले पुट करते हैं। तो कोस थीटा बराबर n1 की देखिए यहाँ पर वैल्यू कितनी है आई कैप माइनस का जे कैप और प्लस का के कैप डॉट n2 की देखिए वैल्यू इसमें कितनी है टू आई कैप प्लस का जे कैप और माइनस का के कैप अपॉन मापांक n1 का मतलब क्या हो जाएगा आई कैप का स्क्वायर 1 प्लस मतलब इसका जो कोफिन रखा हुआ तो 1 होता है इसमें, या को -1 तो -1 का स्क्वायर इसमें क्या हो जाएगा वही 1 हो जाएगा दोबारा, और ये भी कितना मिल जाएगा आपको 1 रूट के अंदर n2 वेक्टर का मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर भी दोबारा 1 कोस थीटा बराबर। इसको देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये आई कैप वाले घटक आपके पास आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जे वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे और के वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो 2 × 2 प्लस 1 × -1 आपको -1 हो जाएगा इसमें, -1 × -1 आपको हो जाएगा इसमें -1 और अपॉन में देखिए रूट के अंदर कितना 3 है और रूट के अंदर देखिए हमारे पास ये इसमें कितना 6 है। तो देखिए ये -2 + 2 दोनों कट गए तो 0 अपॉन रूट के अंदर आपके पास देखो 18। ठीक है, तो कोस थीटा की देखिए वैल्यू यहाँ पर कितनी मिलती है आपको 0। तो जब भी आपके पास देखिए कोस थीटा इक्वल 0 हो तो इसका मतलब क्या हो कोस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है जब थीटा हमारे पास कितना हो यहाँ पर 90 डिग्री हो, थीटा कितना हो 90 डिग्री। तो कहने का मतलब हमारे पास क्या है कि जो दोनों समतल होंगे वो आपस में कैसे होंगे एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो दोनों समतल आपको दिए गए हैं वो दोनों आपस में क्या होंगे एक दूसरे के लंबवत, या आप ये बोल सकते हो कि दोनों समतलों के बीच कोण कितना हमारे पास यहाँ पर 90 डिग्री का होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपका ग्राफ ये है। तो उसमें देखिए आपसे पूछा गया कि आपको इसमें एक अवरोध दिया गया और उसमें पूछा है कि उसका सुसंगत क्षेत्र बताइए आप। तो देखिए अवरोध जो आपको इसमें दिया गया हमारे पास एक एसएमए का दी गई है कि 2x + के y और > 8। ये आपको जो एसएमए का दी गई है उसका आपको बताना है ग्राफ की इसका छायांकित भाग आप किस तरफ होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं इसको सोल्व करते हैं। तो इसका बनाएंगे समीकरण। तो 2x + y बराबर क्या मिल जाएगा आपको इसमें 8। तो देखिए यहाँ से हम इसकी दो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से x और ये y, जब मैंने x की वैल्यू इसमें 0 पुट की तो y की वैल्यू मिल जाएगी आपको 8, और जब मैंने y की वैल्यू 0 पुट की तो यहाँ से आपको x की वैल्यू कितने मिल जाएगी 4। तो देखिए जब इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे इसमें तो x और ये हमारे पास क्या देखिए y है। तो देखिए x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 8। तो देखिए y की वैल्यू मैंने माना कि 8 आपकी यहाँ पर कहीं होगी तो ये आपको बिंदु मिल जाएगा 0,8। इसी प्रकार x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू इसमें कितने 0। तो x की वैल्यू देखो 4, तो मैंने माना कि x की वैल्यू हमारे पास 4 इसमें ये वाली जैसे यहाँ पर है तो ये हो जाएगा बिंदु 4,0। तो देखिए जब इसको मिलाएंगे आपस में ऐसे, जब इसको मिलाएंगे ऐसे तो देखिए आपको मिल गया इसका ग्राफ। ठीक है, अब देखना आपको इसका छायांकित भाग। तो देखिए छायांकित भाग देखिए सबसे सरल तक हमारे पास क्या होता है कि 2x + के y और > हमारे पास क्या 8 है। ये देखिए जो आपको उस रेखा है उसके ऊपर और नीचे आप कोई बिंदु मान सकते हो आप, मतलब इस रेखा के ऊपर और इस रेखा के नीचे मैं कोई भी बिंदु अपनी मर्जी से मान सकता हूँ, और वो जो बिंदु मैंने माना है वो मैं क्या करता हूँ इस इक्वेशन में पुट करूँगा। हमारे पास जो है मतलब ये एसएमए का है इसमें मैं क्या करूँगा इसको पुट करूँगा। ठीक है, यदि वो वाला बिंदु इसको सेटिस्फाइड करेगा तो उसका मतलब छायांकित भाग आपका उसी बिंदु की ओर होता है, और यदि इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो फिर आपका छायांकित भाग आपका उस बिंदु के अपोजिट होता है। देखिए 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, इसके आगे कितना होगा 5,0, 6,0 आपका एक्सेस के ऊपर होंगे। मैंने यहाँ पर माना कि यहाँ पर मेरे पास कोई बिंदु 6,0 है, कोई बिंदु कितना है 6,0, ये बिंदु मैं इसके ऊपर मान रहा हूँ। ठीक है, तो ये 6,0 बिंदु में इसको पुट करूँगा। अब यदि इसको सेटिस्फाइड करेगा तो इसका मतलब क्या होगा इसका छायांकित भाग आपका इसी बिंदु और आपको हो जाएगा, मतलब ऊपर की ओर हो जाएगा। और यदि 6,0 इस एसएमए को संतुष्ट नहीं करेगा तो इसका छायांकित भाग क्या हो जाएगा आपका इसका अपोजिट, मतलब फिर नीचे की ओर आपको हो जाएगा। तो देखिए बिंदु 6,0 से पुट कर रहा हूँ मैं। तो देखिए बिंदु 6,0, इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू इसमें कितनी 0 है। तो x की वैल्यू 6 पुट करूँगा तब हो जाएगा 6 दूनी 12 प्लस y की वैल्यू 0 है और > 8, तो 12 > 8। ये क्या बोल रहा है कि जो 12 की वैल्यू है वो मतलब क्या होती है 8 से बड़ी होती है। तो पता आपको कि 12 हमेशा क्या होता है 8 से बड़ा होता है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो बिंदु मैंने माना 6,0 ये क्या कर रहा है इस एसएमए का को संतुष्ट कर रहा है। तो संतुष्ट कर रहा है तो इसका छायांकित भाग क्या होगा आपका इसी बिंदु की ओर, मतलब छायांकित भाग क्या हो जाएगा आपका इसका ऊपर की ओर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास इसका छायांकित भाग, तो मतलब इसको मिलेगा आपको ये ऊपर की ओर। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपको जो इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास है 10 है। वो देखिए आपको प्रायिकता का है।
वो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, प्रायिकता का है। पी ए की वैल्यू आपको उसमें दी गई 0.2 और पी बी की देखिए आपको उसमें जो वैल्यू दी गई वो आपको उसमें दी गई 0.5 और आपसे इसमें पूछा गया है कि पी ए यूनियन बी और साथ में आपको उसमें दिया गया है कि ए व बी स्वतंत्र घटनाएं। ए और बी कैसी घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो देखिए आपको पता होना चाहिए इसमें कि जब भी हमारे पास दो घटना स्वतंत्र घटनाएं होती हैं, तो जैसे मैंने माना कि ए और बी दोनों कैसी घटनाएं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो उनका जो इंटरसेक्शन होता है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता होती है वो हमेशा क्या होती है, ए और बी की प्रायिकताओं के गुणन के बराबर होती है। जब भी आपके पास दो घटना स्वतंत्र घटनाएं हों तो उनका जो इंटरसेक्शन होगा, मतलब उन दोनों की उभयनिष्ठ की जो प्रायिकता होगी वो उन दोनों अलग अलग घटनाओं, मतलब ए और बी की प्रायिकताओं के गुणन के बराबर होती है। इसी प्रकार जब हमारे पास दो घटनाएं परस्पर अपरजी घटनाएं हो, घटनाएं कैसे, हमारे पास दो घटनाएं परस्पर अपरजी घटनाएं हो तो उनका इंटरसेक्शन की जो प्रायिकता होती है उनमें से क्या होती है, 0 होती है। मतलब यदि दो घटनाएं परस्पर अपरजी हैं तो ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता होती है वो हमेशा क्या होती है, हमारे पास 0 होती है। लेकिन ये कंडीशन आपको उसमें नहीं दी गई है, हमें यहाँ पर कंडीशन दी गई ये वाली कि दोनों घटनाएं कैसे, मेरे पास स्वतंत्र घटना है, तो इसका मतलब क्या होगा कि उनका जो इंटरसेक्शन है वो क्या होगा, उनके गुणा के बराबर हो जाएगा। अब आपको पता है कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी का, वो फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी और माइनस क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है, तो आपको देखिए इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की देखिए वैल्यू किसके बराबर होगी, पी ए गुणा पी बी के बराबर होगी। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, पी ए और गुणा में क्या हो जाएगा इसमें पी बी। तो पी ए देखिए यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट कर दो, इसमें पी ए की देखिए वैल्यू इसमें कितनी है, 0.2, तो ये देखिए आपको मिल जाएगा 0.2 प्लस पी बी की वैल्यू कितनी है, 0.5 माइनस पी ए की वैल्यू इसमें कितनी है, 0.2 इंटू पी बी की वैल्यू इसमें कितनी है, 0.5 हमारे पास है। तो देखिए ये 0.2 और 0.5 कितने हो गए, इसमें 0.7 हो गए। माइनस जब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसकी वैल्यू कितने मिल जाएगा, वो 0.10। ठीक है, तो 0.7 में से जाएगा पास 0.10, तो देखिए इसकी वैल्यू कितने मिल जाएगा, कुछ 0.16। तो देखिए हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी है, प्रायिकता पूछी है आपसे ए यूनियन बी की, तो उसकी देखिए वैल्यू कितने मिलेगी आपको, 0.16, मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो आपको देखिए इसका सेक्शन ए था। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सेक्शन बी की। सेक्शन बी की देखिए बात करते हैं हमारे पास, सेक्शन बी में देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका 11 है वो आपको उसमें दिया गया है, वो आपको फर्स्ट चैप्टर से है। देखिए इसमें आपको दिया गया कि वास्तविक संख्या का समुच्चय के पास एक आर है, मतलब आर हमारे पास क्या, वास्तविक संख्या को एक समुच्चय आपको दिया गया है और उसमें जो आपके पास एक रिलेशन है आर, ये आपको दिया गया इसमें रिलेशन आपके पास ए का संबंध बी में है और जो संबंध आपको उसमें दिया गया है वो हमारे पास कि क्या, कि ए और जो आपका वो ए है वो मतलब क्या, बड़ा और बराबर है किसके, बी के बराबर है। तो ये आपको उसमें दिया गया रिलेशन कि ए की जो हमारे पास वैल्यू है वो मतलब क्या होगी, बड़ी और बराबर होगी किसके, बी के बराबर। ठीक है, तो आपको उसमें पूछा गया है कि जो ये संबंध है वो समतुल्य समित संक्रामक है या नहीं है, आपको उसमें जांच करना है कि ये जो आपको संबंध आपको देगी क्या वो समतुल्य है, क्या वो समित है और क्या वो संक्रामक है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम समतुल्य की, सबसे पहले बात करते हैं हम समतुल्य की। देखिए समतुल्य संबंध क्या होता है कि किसी भी अवयव का संबंध यदि खुद का संबंध खुद से हो, किसी भी अवयव का संबंध यदि खुद का संबंध खुद से हो तो वो संबंध हमारे पास क्या कहलाता है, समतुल्य संबंध कहलाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर बात करता हूँ मैं ए का संबंध ए से, तो देखिए संबंध आपको उसमें जो दिया गया कि क्या, कि ए का संबंध जो बी से है वो उसमें क्या हमारे पास कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी होगा। अब यदि समतुल्य के लिए मैं क्या करूँगा कि खुद का संबंध खुद से, मतलब ए का संबंध ए से देखना पड़ेगा आपको या फिर आप बी का संबंध बी से देख सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पर ए का संबंध ए से देख रहा हूँ तो ए का संबंध देखना मुझे ए से, मतलब बी की जगह मैंने क्या कर दिया, इसमें ए कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, ए और ग्रेटर देन इक्वल टू ए। तो देखिए इसका मतलब क्या है, इसमें दो बातें बोलेगी कि या तो ए के बराबर होगा या फिर जो मतलब ये ए होगा वो मतलब क्या होगा, इस ए से बड़ा होगा। तो देखिए आपको पता है कि कोई भी संख्या स्वयं से बड़ी तो नहीं हो सकती लेकिन वो खुद के बराबर जरूर हो सकती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो ए होगा वो क्या होगा, ए के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये संबंध समतुल्य है क्योंकि कोई भी संख्या खुद के बराबर हो सकती है। अब बात करते हैं हम सममित की, अब बात करते हैं हम सममित संबंध की। तो देखिए सममित का जो मतलब क्या होता है हमारे पास कि यदि किसी अवयव x का संबंध y से हो और वही संबंध आपका y का दोबारा किससे हो जाए, x से हो जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास वो संबंध आपको सममित होता है। जैसे इसको आप इस प्रकार समझ सकते हो कि दो छात्र हैं, जैसे जो छात्र हमारे पास पहला है x, वो इस दूसरे छात्र y का भाई है, तो जो छात्र दूसरा होगा आपका y वो भी क्या होगा, उस पहले छात्र का
भाई होगा, क्योंकि जो संबंध आपका x का y से है वही संबंध आपका y का x से भी होगा। तो इसका मतलब ये संबंध हमारे पास क्या सममित है। लेकिन जब हमारे पास क्या हो, दो छात्र इस प्रकार हों कि जैसे एक तो हो लड़का और एक हो लड़की उसमें, ठीक है। तो जैसे x लड़का है और y इसमें लड़की है, तो जो x होगा वो क्या होगा, y का भाई होगा। लेकिन जो y है वो क्या होगी, x की बहन हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब जो आपके पास संबंध है x का y से, वो y का संबंध फिर x से नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या होगा कि फिर इस कंडीशन में जो संबंध आपका भाई और बहन का संबंध आपको चेंज हो गया इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये संबंध हमारे पास फिर सममित नहीं रहा। तो वो संबंध आपके पास होता है कि x का संबंध जो y से हो वही संबंध आपका y का x से भी होना चाहिए, तब जाकर संबंध हमारे पास क्या होता है, सममित होता है। तो देखिए a का संबंध देखता हूँ b से। a का संबंध आपको b से इसमें दिया गया क्या, कि जो a हमारे पास है वो क्या होगा, b से बड़ा या फिर उसके बराबर होगा। चलो ठीक है, अब इसका अपोजिट देखूंगा मैं। अपोजिट का मतलब b का संबंध देखना आपको उसमें a से। तो यहाँ पर देखिए b की जगह हो जाएगा a और a की जगह इसमें क्या हो जाएगा b। तो ये आपको मिल जाएगा b ग्रेटर देन इक्वल टू a। देखिए यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है आपको, कि जो हमारे पास अवयव a था वो मतलब क्या था, b से बड़ा था। और यहाँ पर क्या मिला आपको इसमें, कि यदि अवयव a बड़ा था तो b छोटा था, और जबकि b का संबंध a से हुआ तो उसका मतलब क्या बोल रहा है आपको पास ये, कि जो b है वो a से छोटा है। सॉरी, b मतलब क्या है, a से बड़ा, मतलब a छोटा है। यहाँ पर देखिए इस कंडीशन में a बड़ा था, b छोटा था, जबकि इस कंडीशन में क्या मिल रहा है आपको, कि b बड़ा है और a छोटा है। तो इसका मतलब क्या हो, कि ये हमारे पास संबंध नहीं हो सकता। ये वाला संबंध आपका नहीं हो सकता। क्यों, कि कोई भी संख्या वो दूसरी संख्या से बड़ी और छोटी नहीं हो सकती, या तो वो उससे बड़ी होगी या फिर क्या होगी, वो उससे छोटी ही होगी। तो जो यदि a b से बड़ा है तो फिर b है वो a से बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या होगा, ये संबंध हमारे पास यहाँ पर लागू नहीं हो रहा। तो इसको हम क्या करेंगे, कि ये आपके पास सममित नहीं है। तो ये सममित संबंध नहीं है, समतुल्य था। अब बात करते हैं हम संक्रामक की, संक्रामक संबंध की। संक्रामक के लिए देखा आपको तीन अवयव चाहिए, ABC मान सकते हो या फिर आप XYZ मान सकते हो। तो देखिए संक्रामक संबंध क्या होता है हमारे पास, कि किसी अवयव x का संबंध जो संबंध y से है और वही संबंध अवयव y का अवयव z से हो, तो जो संबंध आपका था वो का वही संबंध आपका x का z से भी हो जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास वो संबंध संक्रामक होता है। जैसे इसको आप इस प्रकार समझ सकते हो कि हमारे पास तीन अवयव हैं x, y और z। x का संबंध y से है और वही संबंध आपका y का z से है। जो संबंध आपका चल रहा है वो का वही संबंध यदि हमारे पास क्या हो जाए, x का z से भी हो, x का संबंध y से था, y का संबंध z से था, ठीक है। ये तो आपको दिया गया है। यदि x का वही संबंध आपका z से भी हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, संबंध हमारे पास संक्रामक होता है। और यदि x का संबंध आपका z से नहीं होगा तो फिर इसका मतलब क्या होगा, संक्रामक संबंध आपके पास नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर हम जाँच करते हैं। a का संबंध b से लिया मैंने, तो देखिए a का संबंध b से क्या देगा आपको, कि a बड़ा है b से, ठीक है। और b का संबंध लिया मैंने किसी तीसरे अवयव c से लिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, b बड़ा होगा c छोटा होगा। तो b बड़ा है और c इसमें क्या होगा, छोटा होगा। अब देखिए a का संबंध ये देखें हम c से, a का संबंध c से मतलब क्या हो जाएगा, कि a है वो आपका c से छोटा होना चाहिए। तो देखिए ये हमारे पास संक्रामक है। क्यों, देखिए संबंध फर्स्ट में क्या बोल रहा है आपको, कि a का संबंध b से, तो इसका मतलब क्या है, कि b a से छोटा है और a मतलब क्या बड़ा, मतलब a तो बड़ा और b क्या छोटा है। b का संबंध c से, तो b बड़ा होगा c छोटा होगा। तो देखिए a यहाँ पर बड़ा है b से और b बड़ा आपका c से, तो इसका मतलब क्या होगा, कि जो a होगा वो c से मतलब क्या होगा, और भी बड़ा होगा। क्यों, a मतलब क्या बड़ा और b मतलब क्या छोटा है। अब यहाँ पर b बड़ा है और c मतलब क्या छोटा, तो इसका मतलब क्या होगा, कि जब c है वो b से छोटा है तो फिर मतलब क्या होगा, वो a से छोटा अपने आप ही होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, कि जो आपके पास संबंध है a का संबंध c से, वो क्या हो गया, कि a बड़ा है c से। तो इसका मतलब क्या है, कि जब a b से बड़ा था तो c से अपने आप बड़ा हो जाएगा वो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास ये संबंध कैसा है, संक्रामक है। तो दिया गया संबंध हमारे पास क्या, समतुल्य है, समतुल्य है, संक्रामक है, परंतु सममित नहीं है। संक्रामक है और सममित नहीं है, तो ये संबंध आपके पास सममित नहीं होगा, केवल क्या होगा, संक्रामक और समतुल्य ही होगा। अब देखिए इसमें हम जैसे अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपको उसमें दिया गया है, वो आपका सेकंड चैप्टर से है, कि इसमें आपको दिया गया है कि tan इनवर्स 2/9 और प्लस आपको उसमें दिया गया है tan इनवर्स 1/4 और बराबर आपको उसमें प्रूव करना है कि 1/2 और साइन इनवर्स 4/5। आपको उसमें दिया गया है कि tan इनवर्स 2/9 प्लस tan इनवर्स 1/4 इक्वल टू आपको दिया गया 1/2 साइन इनवर्स 4/5 आपको उसमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कि जो 2 है वो इसको मैं उधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो 2 और ये आपको देखिए इसमें मिल जाएगा tan इनवर्स 2/9 और प्लस tan इनवर्स 1/4, ठीक है।
और बराबर हमारे पास देखिए इसमें क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 4/5। मतलब अब केवल क्या सिद्ध करना है आपको, साइन इनवर्स 4/5 सिद्ध करना है। अब देखिए मैं LHS को सोल्व करता हूँ। किसको सोल्व कर रहा हूँ मैं, LHS को। 2 देखिए बाहर है। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला किसका बन रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में कितना होता है, 1 माइनस एक्स वाई होता है। और यदि यहाँ पर चिन्ह किसका हो जाए, माइनस का, तो यहाँ पर चिन्ह माइनस लगाते हैं हम, और यहाँ पर चिन्ह किसका लगाते हैं, प्लस का लगाते हैं। तो देखिए ये फॉर्मूला आपको उसमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसी फॉर्मूले की सहायता से मैं क्या करता हूँ, इसको सोल्व करता हूँ। तो देखिए tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स x प्लस वाई। तो x प्लस वाई का मतलब क्या हो जाएगा, 2/9, और प्लस क्या हो जाएगा 1/4 अपॉन 1 माइनस के एक्स वाई का मतलब क्या है, 2/9, और गुणा में क्या हो जाएगा 1/4। तो देखिए इसको जब सोल्व करेंगे तो 2 तो बाहर हमारे पास है, और ये tan इनवर्स, ठीक है। इसका देखिए एलसीएम इसमें कितना आ जाएगा, 9 का हो जाएगा इसमें एलसीएम 36। तो इसका एलसीएम में 36 ले लिया, ठीक है। ये आपको हो जाएगा इसमें 8, और प्लस ये आपको हो जाएगा इसमें कितना 9 अपॉन 36। इसका भी एलसीएम इसमें क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा इसमें 36, और माइनस कितना हो जाएगा इसमें 2। तो देखिए एलसीएम से आपके पास एलसीएम में ये कट जाएगा इसमें, ठीक है। तो 2 और tan इनवर्स, ये देखा आपको कितना मिल जाएगा, 9 और 8 17, और 36 में से 2 कितने 34 बच गए। इसको मैं काट सकता हूँ। तो देखिए 2 और tan इनवर्स ये क्या मिलेगा आपको, 1/2, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या बन रहा है, 2 tan इनवर्स x बन रहा है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए इसमें कि 2 tan इनवर्स x, इसका जो फॉर्मूला क्या होता है वो होता है हमारे पास tan इनवर्स 2x/1 माइनस के x²। ये हमारे पास फॉर्मूला था इसका कि 2 tan इनवर्स x को हम क्या ले सकते हैं, कि tan इनवर्स 2x/1 माइनस x² इसको हम ले सकते हैं, ठीक है। इसका कोफिशिएंट में 1 करना है इसलिए। तो देखिए इस फॉर्मूले से इसको हम क्या ले सकता हूँ, कि tan इनवर्स 2x का मतलब क्या है कि x इसमें कितना 1/2 है। तो 2x का मतलब 2 × 1/2 अपॉन 1 माइनस x²। x का मतलब क्या 1/2, तो इसका स्क्वायर इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखने पर 1/4 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा इसमें tan इनवर्स, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इसमें, तो ये 1 और 4 माइनस 1 तो 3/4, तो 4 चला जाएगा इसमें ऊपर। देखिए इसका मान कितना मिल जाएगा आपको, tan इनवर्स 4/3, ठीक है। हमारे पास देखिए इसका आंसर ये है, ठीक है। अब इसको हम चेंज करेंगे साइन के अंदर। हमारे पास इसका आंसर ये आ रहा है, जबकि इसका आंसर किस रूप में चाहिए आपको, साइन इनवर्स 4/3 के रूप में इसका आपको आंसर चाहिए ये वाला, ठीक है। तो इसको हम चेंज करेंगे, टेन को चेंज करेंगे साइन के अंदर। तो देखिए मैंने यहाँ पर बनाया इसको मैंने माना थीटा। मैंने क्या माना कि tan इनवर्स जो आपके पास है ये 4/3 है, उसकी वैल्यू किसके बराबर है, थीटा के बराबर है। ये देखिए मैंने बनाया ट्रायंगल, ये एंगल मैंने माना इसमें थीटा। तो आपको पता है कि देखिए यहाँ से tan थीटा बराबर क्या मिल जाएगा आपको, 4/3। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा इसमें, 4/3। tan की वैल्यू देखिए आपको पता होगा, tan जो आपका 10वीं क्लास कंसेप्ट है लाल बटा का के आधार पर, उसके आधार पर tan की वैल्यू कितनी मिलती है आपको, लंब बटा आधार। tan का मान किसके बराबर होता है, लंब बटा आधार के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए लंब का मान इसमें कितना 4 है, और आधार का मान इसमें कितना हमारे पास 3 है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा आपको। अब आपको निकालना है साइन की वैल्यू। तो साइन थीटा बराबर देखिए इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, वही लाल बटा के आधार पर लंब बटा कर्ण। तो देखिए यहाँ पर लंब की वैल्यू कितनी इसमें 4 है, और कर्ण की वैल्यू इसमें क्या हमारे पास है 5 है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 4/5। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या मिल जाएगा आपको, साइन इनवर्स 4/5। तो देखिए इसको मैंने माना थीटा कि tan इनवर्स 4/3 किसके बराबर, थीटा के बराबर है। और यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, साइन इनवर्स 4/5। इसका मतलब क्या है कि दोनों वैल्यू थीटा की वैल्यू है। तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं कि tan इनवर्स 4/3 है वो किसके बराबर हमारे पास, साइन इनवर्स 4/5 के बराबर है। तो ये हमारे पास LHS की वैल्यू थी, और ये हमारे पास क्या RHS की वैल्यू। तो दोनों वैल्यू हमारे पास क्या आपस में बराबर है। तो यहाँ से जो हमारे पास है tan इनवर्स 4/3 है, उसको मैं क्या ले सकता हूँ, साइन इनवर्स 4/5 भी इसको मैं ले सकता हूँ। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपके पास, LHS बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका RHS हो जाएगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आपका, इसी क्वेश्चन के आपके पास अथवा में एक क्वेश्चन आपको और मिला था इसमें, जो क्वेश्चन आपको दिया गया इसमें, मतलब क्वेश्चन नंबर 12 का आपका अथवा में है कि 2 tan इनवर्स और साइन एक्स बराबर आपको उसमें दिया गया कि tan इनवर्स, और ये आपको उसमें दिया गया 2 sec x, ठीक है। इसको सोल्व करके, ये आपको जो इसमें दी गई इक्वेशन, इसको सोल्व करके आपको यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपसे पूछा कि बताइए कि x की वैल्यू क्या होगी, ताकि ये दोनों हमारे पास क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो देखिए इसको हम सोल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोबारा देखिए हमारे पास क्या बन रहा है, फॉर्मूला आपको वही बन रहा है। LHS को सोल्व कर रहे हैं हम, 2 tan इनवर्स x,
तो अभी बताया मैंने आपको कि 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला नंबर क्या होता है हमारे पास, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो उसी फॉर्मूले के आधार पर क्या करता हूँ, इसको मैं चेंज करता हूँ। तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ कि tan इनवर्स 2x का मतलब क्या हो जाएगा, x के वाले पर sin x है, तो ये हो जाएगा 2 sin x अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और बराबर हमारे पास क्या है, tan इनवर्स, और ये आपको उसमें दिया गया 2 sec x। दोनों साइड देखिए हमारे पास tan इनवर्स x, तो आपका ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये भी tan इनवर्स x है और ये भी हमारे पास क्या है, tan इनवर्स x का रूप ही है। तो देखिए यहाँ से क्या ले सकते हो, 2 sin x अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है, कोस स्क्वायर एक्स होती है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ। और ये आपको मिलेगा इसमें 2 sec x, ठीक, 2 sin x अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, इस सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कोस, तो ये आपको हो जाएगा इसमें कोस एक्स। तो देखिए एक कोस एक्स से एक कोस एक्स क्या मिल जाएगा आपको, कट जाएगा ये। यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स था, इसका मतलब कोस की 2 फॉर्म थी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया कि एक कोस को इस कोस से काट दिया और 2 से आपको 2 कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऊपर इसमें क्या बच जाएगा, साइन एक्स, और कोस स्क्वायर से कोस कटेगा तो मतलब एक कोस बच गया इसमें, और बराबर में क्या मिल गया आपको, यहाँ पर 1 मिल गया। साइन बटे कोस की वैल्यू कितनी 10 होती है, तो ये आपको मिल जाएगा इसमें tan x, और बराबर इसमें क्या हो जाएगा x एक। तो tan x की वैल्यू एक कब होती है, जब हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो जाए, π/4 हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, π/4 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास अगला जो क्वेश्चन आपके पास इसमें दिया गया आपको, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास है, 13 है। वो आपका थर्ड चैप्टर से है, वो आपका थर्ड चैप्टर से है, आपका आव्यू से, ठीक है। मतलब मैट्रिक्स का क्वेश्चन आपका है वो, क्वेश्चन नंबर आपका ये 13th। तो देखिए जो यहाँ पर देखिए आपको एक इसमें आव्यू दिया गया, आव्यू की देखिए यहाँ पर वैल्यू इसमें कितनी है, 2 माइनस के 4 माइनस के 2 माइनस का 1, ये 4 ये 3 ये 1 ये माइनस का 3 और ये हमारे पास क्या इसमें 2 है, ठीक है। आपसे पूछा है कि इस आव्यू को सममित और विषम सममित आव्यूहों के रूप में लिखो। इस आव्यूह को आपको सममित और विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में आपको इसको प्रदर्शित करना है। आपको बताना है कि ये जो आपके पास आव्यूह होगा वो आपका सममित और विषम सममित दोनों का ही योगफल के रूप में इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम याद करते हैं इसका डैश, इसका परिवर्त रूप। किसी भी आव्यूह का देखिए यदि आप परिवर्त रूप ज्ञात करते हो तो परिवर्त रूप का मतलब क्या होता है हमारे पास उसमें, कि उसकी पंक्तियों और स्तंभों का आपस में चेंज कर दो। मतलब जो उसकी पंक्तियां हैं उसको आप स्तंभ बना दो या स्तंभों का पंक्ति बना दो, ठीक है। तो वो जो आपके पास नया आव्यूह मिलेगा वो इस पहले वाले का परिवर्त रूप ही होता है, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो हमारे पास देखिए इसकी पंक्तियाँ हैं R1 R2 R3, मैं क्या कर रहा हूँ उनको C1 C2 C3 बना रहा हूँ। मतलब पंक्तियों को क्या बना रहा हूँ मैं यहाँ पर स्तंभ बना रहा हूँ। तो देखिए ये पंक्ति इसका पहला स्तंभ बन जाएगा, तो ये 2 -4 और -2, तो 2 माइनस का 4 और माइनस का 2। इसी प्रकार सेकंड पंक्ति इसके सेकंड स्तंभ बन जाएगा आपका, ठीक है। तो -1 4 और 3, और तीसरी पंक्ति बन जाएगी तीसरा स्तंभ, तो 1 माइनस के 3 और हमारे पास इसमें है 2। तो देखिए ये हमारे पास क्या है वो आव्यूह है और ये इसका क्या है परिवर्त रूप है। अब देखिए मैं यहाँ पर मानता हूँ कि जो P हमारे पास है वो किसके बराबर है, 1/2 a प्लस a डैश के बराबर है। P किसके बराबर है, 1/2 a प्लस a डैश के बराबर है, ठीक है। तो ऐसे देखिए मैं P की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, तो 1/2 और a प्लस a डैश। तो देखिए 1/2 मैंने बाहर ले लिया, अब मैं क्या करूँगा a और a डैश को जोड़ूंगा इसमें, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास है a, तो a की वैल्यू इसमें कितनी है 2, ये -4 और ये -2, और ये माइनस का 1 ये 4 और ये हमारे पास 3 ये 1 ये -3 और ये 2 प्लस a डैश। a डैश की यहाँ पर वैल्यू इसमें कितनी हमारे पास ये वाली, तो 2 माइनस का 1 और 1 माइनस के 4 4 और माइनस के 3 माइनस का 2 3 और ये आपको दिया गया इसमें 2। अब देखिए जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ से P की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, 1/2 2 और 2 4 -4 -1 कितने हो गए, -5 हो गए, माइनस का 2 और 1 कितने बच गए, -1 बच गया इसमें, ठीक है। माइनस का और -4 कितने हो गए, -5 हो गए, 4 और 4 इसमें कितने हो गए 8, 3 और -3 कितने हो गए इसमें 0 हो गए, ठीक है। और ये +1 ये -2 तो -1 बच गया इसमें, -3 और ये +3 तो इसमें आपका 0 हो गए, ये 2 और ये 2 कितने हो गए इसमें 4, तो ये आपको मिल जाएगा इसमें P की वैल्यू, ठीक है। अब देख सकते हो आप ये जो आपके पास P है वो आपका सममित है। सममित क्यों है, यदि आप इसका डैश निकालते हो, मतलब यहाँ पर मैं क्या करूँ उसको P डैश की वैल्यू निकालता हूँ, तो 1/2 डैश का मतलब क्या होता है कि उसकी पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे हम। तो यदि इसकी पंक्ति को बदलोगे स्तंभ के अंदर, तो देखिए ये 4 ये -5 ये -1, तो ये 4 ये -5 और ये -1, पहली पंक्ति इसका पहला स्तंभ बन गया। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बना रहा हूँ,
तो ये -5, ये 8 और ये इसमें 0। तीसरी पंक्ति बनाऊंगा तीसरा स्तंभ, तो ये -1, 0 और ये 4। देखिए आप देख सकते हो ये P और P' दोनों हमारे पास क्या बराबर ही है। तो सममित अवयव क्या होता है कि यदि किसी भी अवयव का यदि आप डैश निकालते हो, क्या करते हो, किसी भी अवयव का क्या निकालते हो आप, डैश निकालते हो, तो वो जो अवयव है आपका मतलब ए डैश की वैल्यू क्या हो, जब ए के बराबर हो जाए, मतलब उसका परिवर्त रूप आपका उस मुख्य सारणी के आप उसके मुख्य अवयव के बराबर ही हो जाए, तो उसका मतलब क्या होता है, उसको बोलते हैं हम सममित अवयव बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास पी है और पी डैश वो दोनों मतलब क्या आपके पास एक ही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये आपके पास जो पी हमने ये निकाला ये वाली वैल्यू, वो आपके पास क्या सममित अवयव है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसके विषम सममित अवयव का रूप निकालते हैं। अब निकालेंगे इसके में क्यू का मान। तो देखिए मैंने इसमें क्या माना है कि क्यू हमारे पास क्या है कि 1/2 और a प्लस ए डैश के बराबर, सॉरी a माइनस ए डैश के बराबर है। क्यू मैंने क्या लिया इसमें, a माइनस ए डैश के बराबर लिया। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब इसमें ये यहाँ पर चिन्ह किसका हो जाएगा, केवल माइनस का चिन्ह हो जाएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या माना है कि क्यू बराबर 1/2 a प्लस ए डैश हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब इसकी वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे हम, तो आप चाहो तो इसकी वैल्यू आप यही निकाल सकते हो क्यू की वैल्यू। तो क्यू बराबर क्या माना है मैंने, 1/2 a माइनस ए डैश, तो मतलब यहाँ पर केवल चिन्ह किसका हो जाएगा, माइनस का चिन्ह हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो देखिए तो 1/2 और 2 में से 2, देखिए यहाँ पर चिन्ह कर रहा हूँ माइनस का मैं। ठीक है, क्यू निकालने के लिए, तो 2 - 2 कितने, हमारे पास 0 हो गए इसमें। ये -4 और ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो कितने मिल गए आपको, -3 मिल गए। ये -2 है और ये -1 हो जाएगा, तो -3 हो गए। ये -1 और ये +4 हो गए इसमें, तो +4 -1 कितने बच गए, 3 बच गए इसमें। और ये हमारे पास 4 है और ये -4, तो कितने हो गए आपको, 0 हो गए इसमें। ये 3 और ये 3 प्लस का हो जाएगा इसमें, तो 3, ये आपको 3 प्लस का हो गया। ये 3 कितने हो गए इसमें, 6 हो गए। और ये 2 प्लस के हो गए इसमें, क्योंकि माइनस में माइनस प्लस हो गया, प्लस हो गया 2, तो +2 और +1 कितने हो गए इसमें, 3 हो गए। ठीक है, माइनस का 3 है और ये इसमें हो गए -3, तो -3 कितने हो गए, -6 हो गए। और ये 2 और ये आपको मिल गया -2, तो ये मिल जाएगा आपको इसमें 0। ठीक है, अब देखिए क्यू की देखिए वैल्यू इसमें मैं लिख रहा हूँ हमारे पास, ये आपको देखिए इसमें क्यू की वैल्यू कितने मिल गई आपको, 1/2 और ये आपको मिल जाएगा इसमें 0, ये -3, ये -3 और ये 3, ये 0 और ये 6 था, और ये हमारे पास था इसमें 3 -6 और 0, तो ये 3, ये -6 और हमारे पास ये 0 है। तो देखिए ये हमारे पास क्या मिल गया आपको, उसमें क्यू की वैल्यू मिल गई। अब क्या करता हूँ मैं इसका क्यू डैश निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ इसका क्यू डैश। तो जब क्यू डैश निकालूंगा इसका, तो 1/2 इसकी पंक्तियों को स्तंभ बनाऊंगा, तो 0, ये -3 और ये मिल जाएगा आपको -3। ठीक है, ये सेकंड पंक्ति सेकंड स्तंभ बन जाएगा इसका, तो 3, ये हमारे पास है इसमें 0 और ये हो जाएगा इसमें 6 और ये मिल जाएगा आपको 3, ये -6 और ये 0। अब देखिए क्यू डैश है वो किसके बराबर है, -q के बराबर है। किसके बराबर, -q के बराबर, क्योंकि यदि इस आपका जो ये अवयव है इसमें यदि मैं माइनस ही बार कॉमन लेता हूँ, तो आपको इसमें यही मिलेगा। इसमें यदि यहाँ से माइनस ही बार कॉमन लूँगा, देखिए दोनों प्लस के हो जाएंगे, इसमें देखो प्लस के आ रहे हैं। यहाँ से माइनस कॉमन लेने पर मतलब ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, देखिए माइनस के आपका आ रहा है। ठीक है, ये आपको हो जाएगा माइनस का, या हो जाएगा प्लस का, तो देखिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि क्यू डैश की वैल्यू किसके बराबर है, -q के बराबर है। तो जब भी किसी भी अवयव, जैसे हमारे पास एक अवयव ए था और उसका निकाला हमने डैश, तो जब ए डैश की वैल्यू किसके बराबर, -a के बराबर हो, तो इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, वो कैसा होता है, विषम सममित अवयव होता है। ठीक है, तो देखिए जो हमने मान निकाला अभी क्यू बराबर 1/2 a माइनस ए डैश की वैल्यू निकाली हमने, वो कैसी है आपके पास, विषम सममित है। अब इसमें आपको दिया गया कि यदि हम p और q को जोड़ेंगे, इसमें क्या करेंगे, p और q को जोड़ेंगे, तो वो जो उन दोनों को जोड़ने पर आपको जो क्वेश्चन था आपका अवयव a, वो का वही तो आपको दोबारा मिल जाएगा इसमें। क्योंकि क्वेश्चन में से क्या पूछा गया था कि इस अवयव a को सममित और विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में प्रदर्शित करो। तो p हमारे पास क्या था, सममित अवयव था, और q हमारे पास क्या है, यहाँ पर विषम सममित अवयव है। तो इन दोनों को देखिए हम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं 1/2 और देखिए मैं यहाँ पे p की वैल्यू लिख रहा हूँ, तो p की वैल्यू मेरे पास कितने थे, 4, ये -5 और ये -1, और उसके बाद में -5, ये 8 और ये 0, और ये -1 और ये 0 और ये इसमें 4। ठीक है, प्लस 1/2 q। तो देखिए q की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर 0, ये 3, ये 3, ये -3, ये -3, ये 0, ये 6, ये -6 और ये 0। तो देखिए यहाँ से कॉमन कर ले सकता हूँ मैं, 1/2 बार यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ मैं। ठीक है, जब देखिए मैं इनको जोड़ूंगा यहाँ पर, तो देखिए 4 और 0 इसमें कितने हो गए, 4 हो गए। -5 और +3 कितने हो गए, -2 बच गए इसमें। ठीक है, -1 और +3 कितने बच गए इसमें, 2 बच गए। -5 और -3 कितने हो गए, -8 हो गए इसमें। 8 और 0 कितने हो गए इसमें, 8, 0 और -6 कितने हो गए, -6,
-1 और -3 कितने हो गए, -4 हो गए। ये 0 और 6 कितने हो गए, 6, और 4 और 0 कितने हो गए, इसमें 4 हो गए। अब देखिए यदि मैं इस 2 को अंदर गुणा कर दूँ, मतलब जो बटा में 2 है 1/2 इसको मैं अंदर गुणा कर दूँ, या इस पूरे अवयव में से मैं 2 बाहर कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, जैसे मैं इस 2 को अंदर गुणा कर रहा हूँ, ये जो 1/2 इसको अंदर गुणा करूँगा तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 2, ये -1 और ये आपका +1 हो जाएगा इसमें 2, ये -1 और ये प्लस का 1, ये मिल जाएगा -4, ये हो जाएगा इसमें 4, ये हो जाएगा -3, ये -2, और ये आपको मिल जाएगा 3, और ये आपको मिल जाएगा इसमें कितना, 2 मिल जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन देखिए आपको इसमें क्या देखा था कि आपके पास अवयव ये है, तो देख सकते हैं आप जो अवयव हमारे पास देखिए जो था वो आपका वो ये का यही है। यदि इसको हम चेंज कर देंगे उसको हम, तो 2 -4 और -2, तो देखिए 2 -4 -2 क्योंकि उसका डेस करेंगे हम तो उसका डेस उसके बराबर ही होगा, क्योंकि ए डेस बराबर हमारे पास क्या था, ए था। तो यदि इसका आप डेस करते हो तो वो आपका इसके बराबर ही होगा। तो ये आपको मिल जाएगा इसमें 2 -4 -2 -1 4 और 3, और ये 1, ये -3 और ये 2। तो ये देखिए जो आपके पास क्वेश्चन आपका है कि ए डेस की वैल्यू किसके बराबर मिल गई आपको, ए के बराबर। तो यहाँ पर देखिए मैंने पी और क्यू को दोनों को ऐड किया, तो सममित और विषम सममित अवयवों का जो योगफल है वो आपका किसके बराबर आपका आया है, ए के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस अवयव ए को हमने सममित और विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में इसको हमने प्रदर्शित कर दिया है। तो इस प्रकार देखिए आप किसी भी क्वेश्चन को मतलब आप सममित और विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में आप उसको प्रदर्शित कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखा आपका है इसमें शांतता और अकुलनीयता का, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें देखिए आपको दिया गया इसमें कि एक आपको उसमें दिया गया फंक्शन f(x), यहाँ पर आपको उसमें दिया गया फंक्शन f(x) आपको उसमें दिया गया है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है कि k cos x है और अपॉन पाई - (2x) है। ये आपको वैल्यू दी गई इसमें x जब नॉट इक्वल टू क्या हो, π/2 हो, ठीक है। और इसकी वैल्यू आपको दी गई इसमें 5 दी गई इसमें आपको वैल्यू इसकी वैल्यू कितनी 5 है, और जब x की वैल्यू कितनी π/2 के बराबर आपको उसमें दी गई है। अब क्वेश्चन में आपसे इसमें यह बोला गया है कि जो ये फलन है वो हमारे पास क्या है कि x बराबर π/2 पर आपका सतत है, x बराबर π/2 पर क्या हमारे पास ये फलन सतत है। तो बताओ इस k की वैल्यू क्या होना चाहिए। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई फलन किसी बिंदु पर सतत होता है, जैसे मैंने माना कि हमारे पास एक फलन था f(x) बराबर f(x) हमारे पास से फलन वो मतलब किसी पॉइंट a पर सतत है, मतलब कोई फंक्शन हमारे पास है f(x), वो मतलब क्या है कि पॉइंट a पर क्या होगा, सतत होगा। a का मतलब जैसे x बराबर 2 पर है, 3 पर है, -1 पर, -2 पर, π/2 पर, 0 पर, पाई पर, किसी भी सतत होगा, ठीक है। तो यदि कोई फलन किसी बिंदु पर सतत होता है तो उस फलन का मान उस फलन की बाईं सीमा और उस फलन की दाईं सीमा तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो जब तीनों का मान बराबर हो जाए तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो फलन आपका उस बिंदु पर सतत होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको उसमें दिया गया π/2, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, π/2 पर सतत है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, f π/2, मतलब f π/2 की वैल्यू π/2 पर उस फलन का मान और उसकी बाईं सीमा मतलब π/2 माइनस के h और उसकी दाईं सीमा π/2 प्लस का h, ये तीनों आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों की वैल्यू निकालेंगे और इसको तीनों को बराबर करेंगे, फिर वहाँ से किसकी वैल्यू मिलेगी आपको, उसमें k की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और आप चाहो तो इसमें से दोनों में से आप किसी एक की वैल्यू 100 भी कर सकते हैं, क्योंकि दो मतलब इसमें क्या बोल रहा है π/2 माइनस h और π/2 प्लस h, इसका मतलब क्या π/2 के बराबर नहीं है दोनों। तो जब दोनों π/2 के बराबर नहीं है तो दोनों की वैल्यू किसके बराबर हमारे पास, इसके बराबर है, ठीक है। तो एक बार तो हम इन दोनों में से किसी की वैल्यू निकाल लेंगे और एक बार हम π/2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपको इक्वेशन मिल जाएगी और उसको सोल्व करके हम वहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि f π/2 की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, मतलब π/2 पर फलन का मान। तो देखिए आपको x बराबर π/2 पर फलन का मान कितने देगा, को 5 दिया गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितने मिल जाएगा, को 5 मिल जाएगी, ठीक है। और अब f π/2 प्लस h की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। π/2 प्लस h का मतलब क्या है कि f की जो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो क्या है, π/2 के बराबर नहीं है। तो जब हमारे पास x की वैल्यू π/2 के नॉट इक्वल टू है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितने मिलेगी आपको, उसमें ये मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो लिमिट है h की वो आपके पास टेस्ट टू 0, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, लिमिट h टेस्ट टू 0। अब यहाँ पर k और गुणा में कोस, x की जगह देखिए आपको उसमें क्या रखना, π/2 प्लस h रखना आपको यहाँ पर, ठीक है। तो π/2 प्लस h अपॉन π-2 और x की जगह इसमें क्या हो जाएगा, π/2 प्लस का h। अब देखिए सोल्व करेंगे इसको, तो लिमिट h टेस्ट टू 0 के कोस π/2 प्लस थीटा कौन कितना हो, देखिए π/2 प्लस थीटा का मतलब क्या है कि आप किस में गए, सेकंड क्वाड्रेंट में गए, ठीक है। π/2 प्लस थीटा, तो π/2 प्लस थीटा का मतलब क्या है कि आप सेकंड में गए, तो सेकंड में कोस किसका होता है, माइनस का होता है, कोस किसका होता है,
माइनस का होता है, ठीक है। तो कोस हो जाएगा माइनस का, और आपको पता है कि π/2 पर वैल्यू चेंज होती है हमारे पास, तो π/2 के मिल जाएगा आपको उसमें साइन मिल जाएगा आपको इसमें, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको उसमें sin h, तो ये आपको मिल जाएगा उसमें sin h अपॉन पाई माइनस, जब इस 2 को अंदर गुणा करेंगे देखिए तो माइनस का 2 गुणा π/2, और माइनस कितना मिल जाएगा आपको उसमें, ये मैंने माइनस यहाँ बनने लगा, तो ये आपको मिल जाएगा माइनस के 2h, जब इस 2 को अंदर गुणा करूँगा तो माइनस के 2 इंटू π/2 और प्लस इंटू माइनस माइनस और 2h मिल जाएगा आपको, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा माइनस का पाई, और आपको मिल जाएगा माइनस के 2h, तो ये आपको मिल जाएगा माइनस का पाई और माइनस के 2h, पाई से पाई कट जाएगा, लिमिट h टेस्ट टू 0 माइनस का k, और ये आपको मिल रहा है इसमें साइन h, और अपॉन कितना माइनस का 2h है, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब लिमिट h टेस्ट टू 0 साइन h अपॉन h, और गुणा में क्या लिख सकता हूँ मैं k/2। देखिए k साइन h अपॉन 2h था, तो साइन h अपॉन h को मैंने इसके लिमिट के पास में लिख लिया, और ये के पास k/2 था वो उसको मैंने अलग लिखा, सारे आप गुणा में थे, ठीक है। आपको पता है कि ये हमारे पास क्या होती है, एक मानक सीमा होती है, स्टैंडर्ड लिमिट होती है, ठीक है, कि जब लिमिट h टेस्ट टू 0 हो तो साइन h अपॉन h की वैल्यू कितनी थी, 1 होती है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको उसमें, 1 मिल जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 1, तो 1 इंटू k/2 की वैल्यू कितने मिल जाएगा आपको उसमें, k/2 मिल गई। अब देखिए क्वेश्चन में आपको कह देगा था कि हमारे पास जो फलन है वो आपके पास π/2 पर सतत था, ठीक है। तो π/2 पर सतत का मतलब क्या हो जाएगा कि फलन का मान π/2 पर, और उस फलन के ये आपके पास इसकी दाएं सीमा, दोनों के दोनों वैल्यू किसी उसमें बराबर होगी, ठीक है। तो जब दोनों को यहाँ से बराबर करेंगे तो k/2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 5 के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी मिल जाएगा, 5 × 2 = 10, तो k = 10 क्या हो जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा आपको इसमें। ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर था 14। अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, ठीक है। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 15 आपको उसमें दिया गया है वो आपका है अवकलन वाले टॉपिक से, मतलब अवकलन का जो आपके पास अनुप्रयोग है वहाँ से हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें आपको उसमें दिया गया कि f(x) और बराबर हमारे पास क्या है, x² माइनस का 6x और प्लस के 5। प्रश्न में आपसे ये पूछा गया कि ये जो हमारे पास फलन है वो किस अंतराल में वर्धमान है और किस अंतराल में ह्रासमान है। तो देखिए जब भी आपको वर्धमान ह्रासमान जांच करना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस दिए गए फलन का अवकलन ज्ञात करते हैं। क्या करेंगे, उसका अवकलन करेंगे, और अवकलन की वैल्यू 0 करते हैं, मतलब f(x) को बराबर 0 करते हैं, और फिर वहाँ से हम इसका क्रांतिक बिंदु फाइंड आउट करते हैं। क्रांतिक बिंदु का मतलब उसके जो बिंदु मिलेंगे आपको, और फिर उसका अंतराल बनाकर उसके अंदर चेक करते हैं कि उसकी वैल्यू आपको उसमें क्या क्या मिलेगी, ठीक है। तो देखिए चलो करते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि x के सापेक्ष मैंने इसका अवकलन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको उसमें f(x) बराबर x² का अवकलन कितना हो जाएगा 2x, और -6 का इसमें कितना हो जाएगा 6 का हो जाएगा 6, और 5 का आपको हो जाएगा इसमें 0। तो इसका अवकलन क्या मिल गया आपको 2x माइनस के 6। अब क्या करते हैं कि अवकलन को बराबर 0 करते हैं, ठीक है। तो 2x माइनस के 6 बराबर 0 करेंगे, तो यहाँ से 2x बराबर क्या मिल जाएगा आपको 6, और यहाँ से x की वैल्यू कितने मिल जाएगा आपको 3 मिल जाएगी। इसको देखिए मैं एक संख्या रेखा पर अलॉट करता हूँ, तो ये हमारे पास क्या माइनस का अनंत, और ये हमारे पास क्या प्लस का अनंत। एक ही क्रांति बिंदु मिला आपको, तो यह आपको हो जाएगा x बराबर 3। अब देखिए f(x) की वैल्यू कितने मिली आपको 2x माइनस के 6। देखिए इसका जो कंसेप्ट हमारे पास क्या है, वो क्या है कि यदि x के किसी मान पर f(x) की वैल्यू क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो उस अंतराल में फलन क्या होता है हमारे पास, वर्धमान होता है। और जब f(x) की वैल्यू क्या हो जाए नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या होगा, उस अंतराल में फलन हमारे पास क्या होगा, ह्रासमान होता है, ठीक है। ये हमारे पास इसका सीधा सा कंसेप्ट होता है। हमारे पास देखिए यहाँ पर 2 अंतराल बन गए, एक तो हमारे पास क्या है कि माइनस अनंत से 3 तक, और एक हमारे पास क्या 3 से अनंत तक। तो इसके बीच में देखिए मैं कोई बिंदु ले सकता हूँ, मतलब 3 से बड़ा, 3 से और अनंत के बीच में आप कोई बिंदु ले सकते हो, 4 5 6 7 8 9 10, मतलब जो भी आपकी मर्जी है, आप कोई बिंदु उसमें लेके आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर 4 5 6 7 कोई बिंदु ले सकता हूँ मैं, जैसे मैंने यहाँ पर माना कि 5 है, मैंने यहाँ पर कौन सा बिंदु क्या मान लिया, 5 मान लिया, ठीक है। तो अब ये जो x बराबर 5 है वो इसमें मैं रखूँगा f(x) में, तो f(5) 5 × 2 = 10 माइनस के 6, तो कितना मिल गया आपको 4। 4 क्या आ रहा है, प्लस का आ रहा है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसमें हमारे पास क्या मिल रहा है, आपको पॉजिटिव मिल रहा है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इस अंतराल में फलन हमारे पास क्या है, वर्धमान है, ठीक है। अब इसके बीच में जांच कर सकता हूँ मैं, तो 3 से छोटा, 3 छोटे का मतलब क्या है कि 2 है, 1 है, 0 है, -1 -2 -3, इस प्रकार मतलब कोई से भी 2 ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर 0 ले रहा हूँ, या 0 नहीं ले रहा आप, तो जैसे आपने -2 ले लिया, -3 ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो आप। तो जैसे मैंने यहाँ पर माना कि -3 ले रहा हूँ मैं, यहाँ पर इसमें से क्या ले रहा हूँ, -3 ले रहा हूँ। तो f(-3) की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा, तो यहाँ पर रखूँगा -3, तो 2 ये हो जाएगा -3 और -6, तो -6 हो गए, -6 और -6 कितने हो गए, -12 हो गए ना। तो मतलब क्या मिल रहा है आपको, नेगेटिव मिल रहा है।
तो मतलब ये हमारे पास क्या यहाँ पर नेगेटिव आ गया। तो जब भी f' की वैल्यू नेगेटिव आए तो उस अंतराल में फलन क्या होता है हमारे पास है, ह्रासमान होता है। तो देखिए इसका मान से क्या लिख सकता हूँ कि जो आपके पास अंतराल आपको दिया गया 3 से अनंत, 3 से अनंत में हमारे पास फलन क्या हो जाएगा, वर्धमान। और ये आपके पास जो माइनस का अनंत से 3 था, इसमें तो वर्धमान है और इसमें क्या हो जाएगा, ह्रासमान। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ह्रासमान हो जाएगा। तो ये आपके पास वो हो जाएगा इसका आंसर कि 3 से अनंत में तो क्या होगा, वर्धमान होगा, और माइनस अनंत से 3 में क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ह्रासमान हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अब देखिए इसमें अथवा में आपको एक क्वेश्चन आपको इसमें और दिया गया है, मतलब क्वेश्चन नंबर आपका 15 ही है, लेकिन इसके अथवा में दिया गया आपको क्वेश्चन। क्या बोल रहा है आपको इसमें कि x की घात 2/3 प्लस y की घात 2/3 और बराबर आपको उसमें दिया गया 1, और आपको उसमें बोल रहा है कि इसका जो बिंदु हमारे पास है 1,1, इस बिंदु पर आपको स्पर्श का समीकरण याद करना है। ठीक है, मतलब ये आपको वक्र का समीकरण दिया गया है और इस वक्र के बिंदु 1,1 पर आपको स्पर्श का समीकरण फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका करेंगे अवकलन, मतलब जो भी आपको वक्र दिया जाए उसका करते हो आप अवकलन। अवकलन करने पर क्या मिलता है आपको, हमेशा मतलब मिलेगा आपको dy/dx। तो जो dy/dx होती है वो क्या होती है, प्रवणता होती है। प्रवणता किसकी होती है, वो स्पर्शरेखा की होती है हमेशा प्रवणता। मतलब जो भी आपको फंक्शन आपको दिया गया है, यदि आप उसका अवकलन करते हो तो अवकलन करने पर आपको जो वैल्यू मिलेगी dy/dx, वो किसको प्रदर्शित करती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता को प्रदर्शित करती है वो हमेशा वो। ठीक है, ये इसका सीधा से कंसेप्ट होता है। तो हम करेंगे इसका अवकलन x के सापेक्ष। तो देखिए x की घात n से इसका अवकलन क्या हो जाएगा, n गुणा x की घात n-1, तो ये हो जाएगा 2/3 और x की घात 2/3 - 1 प्लस इसका भी दोबारा इसका हो जाएगा अवकलन, तो इसका हो जाएगा 2/3 और y की घात 2/3 माइनस का 1 गुणा y का दोबारा होगा, तो y का हो जाएगा dy/dx और 1 का इसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से देखिए कॉमन क्या आ सकता है, 2/3, तो उसको मैं 0 के अंदर भेज दूंगा, तो ये आपको मिल जाएगा x की घात 2/3 माइनस का 1 प्लस y की घात 2/3 माइनस का 1 और गुणा में dy/dx बराबर क्या मिल जाएगा आपको, 0। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे हम, तो 2/3 माइनस 1 का मतलब क्या हो जाएगा, इसका 2/3 माइनस 1 को जब सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3, तो 2 - 3 का मतलब क्या, -1/3 है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि x की घात -1/3 प्लस y की घात -1/3 dy/dx और बराबर हमारे पास क्या है, 0। अब यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, इसमें dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए y की घात -1/3 dy/dx बराबर क्या लिख सकता हूँ, -x की घात -1/3, मतलब इस पद को मैं उधर लेके चला गया इसमें। ठीक है, तो देखिए dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो -x की घात -1/3 अपॉन में क्या हो जाएगा, y की घात -1/3। देखिए यहाँ पर x और y दोनों घात किसके, माइनस की। यदि मैं कर दूँ उसको चेंज, मतलब x को नीचे ले आऊँ y को ऊपर ले जाऊँ तो दोनों घात प्लस की हो जाएंगे इसमें इंटीग्रेशन करने पर। तो यहाँ से देखिए मिल जाएगा आपको y और ये हो जाएगा, मतलब ये y की घात 1/3 और x की घात हमारे पास कितने, 1/3। तो ये मिल गया आपको प्रवणता, किसकी मिल गई, स्पर्श रेखा की प्रवणता आपको इसमें ये मिल चुकी है। अब ये प्रवणता आपको मतलब जो आपको समीकरण फाइंड आउट करना है वो कौन से बिंदु पर फाइंड आउट करना है आपको, 1,1 पर। तो हम क्या करते हैं 1,1 पर इसकी प्रवणता ज्ञात कर लेते हैं। तो dy/dx मतलब प्रवणता स्पर्श रेखा की कौन से बिंदु पर, 1,1 पर। मतलब x की वैल्यू भी आपको इसमें 1 रखनी है और y की वैल्यू भी क्या रखनी है आपको इसमें 1 रखनी है। तो माइनस चिन्ह y का मतलब कितना, 1, तो 1 की घात 1/3 का मान कितना हो जाएगा इसमें 1 और x की वैल्यू यहाँ पर कितने पास 1, तो 1 की घात 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा इसमें 1, तो -1/1 का मतलब कितना हो जाएगा, -1 मिल जाएगा। तो मतलब प्रवणता क्या हमारे पास 1,1 बिंदु पर स्पर्श रेखा की -1 आ गई। अब ज्ञात करना आपको स्पर्श रेखा का समीकरण, तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है हमारे पास स्पर्श रेखा का, y - के y1 बराबर mx - के x1। ये हमारे पास होता है स्पर्श रेखा का प्रवण, स्पर्श रेखा का समीकरण।